हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो HP एलाइड के कर रहे हैं, और जिसमें हमने अभी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट वाइज हम उसको देख रहे हैं, ताकि आपके लिए भी डिफिकल्ट ना हो और आपको पर्टिकुलरली ये पता लग जाए कि आपके किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे, डिफिकल्टी लेवल आपको पता लग जाए। देखिए, ये वीडियोस मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी से तैयारी जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी अभी नए ग्रेजुएट्स हुए हैं। उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा और ये बड़ी बेनिफिशियल भी उनके लिए होगी। हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस भी डाला है, जिसमें हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने किया है। सिलेबस पैटर्न ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को PYQs को जो कर रहे हैं, इससे एक तो आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको पता लग रहा है, और दूसरा आपको ये पता लग रहा है कि अब पेपर कैसा आएगा। देखो, जो भी क्वेश्चंस हम अभी यहाँ कर रहे हैं, कुछ सेक्शन जैसे साइंस का सेक्शन बहुत इजी आया हुआ था, ज्योग्राफी का थोड़ा वर्ल्ड से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। पॉलिटी का एक सेक्शन ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन GS से आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आपके HPGK से आएंगे, 60 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। हालांकि करंट अफेयर का सेशन हमारा 6 PM पे डेली चलता है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट हाँ, उसके लिए क्या है कि आपको कम से कम 1 साल पुराने करंट अफेयर जरूर पढ़ने हैं, और उन सभी करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो इंडियन पॉलिटी कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे रहता है, कभी आपको 10, कभी 8, कभी 12, कभी 13, इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है GS में। अगर आप GS के सब्जेक्ट्स देखेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका साइंस है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सभी सेक्शन से 10-10 क्वेश्चंस आपके 15, कभी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी को। सो वीडियो को अंत तक आपने देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है आपने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है कि HP सब इंस्पेक्टर का बैच 2 हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस जो है वो 17 अप्रैल 2023 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच होगा ये, जिसमें आपको हर टॉपिक के साथ उसकी PDF मतलब नोट्स मिलेंगे, उसके साथ आपको हर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपका लाइव डाउट सेशन हर सैटरडे को आपका होगा, कि अगर आपके कोई भी डाउट है तो टीचर उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है कि जो आपकी डिफिकल्टीज है उसको लाइवली, क्या होता है कि ऑनलाइन में आपका इंटरेक्शन कम होता है टीचर के साथ, तो यहाँ पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। बड़ी बेनिफिशियल ये लाइव डाउट सेशन आपके लिए होगा। तो HP सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है, आप जब तक वेट कर रहे हैं कि पेपर आएगा फिर आप उसके बाद करेंगे, वो आप बहुत लेट हो जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच जो है वो आपका हमारा 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, और ये खत्म होने पे ये बैच आपका टोटल 3 मंथ्स चलेगा। आपका 2 चीजें हैं कि अगर आपका पेपर नजदीक आ जाता है तो ये बैच में आपकी जो क्लासेस हैं, अभी आपको 3 क्लासेस मिलेंगी, टोटल 3 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, ठीक है। एक आपको 10 बजे मिलेगी, दूसरी आपको 11:30 बजे मिलेगी, ठीक है, तीसरी आपको 5:30 बजे मिलेगी शाम को। तो 3 क्लासेस आपको प्रॉपरली मिलेगी। तो उससे आपकी तैयारी आस्ते आस्ते होगी, आप नोट्स पढ़ेंगे, लॉकडाउन सेशन करेंगे, सारी चीजें 1 बाय 1 होगी, बट आपको तैयारी शुरू करनी है, पहला कदम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर, जिसमें HP एलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम आज इंडियन पॉलिटी 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं। काफी कम क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस जो है वो आपके मोस्टली जो है ऑल ओवर से ही आए हैं, बट 8 ही क्वेश्चन जो है वो आपके बने हैं। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, जैसे CBI पे क्वेश्चन पूछा है तो वो करंट में डाला है कि उस टाइम पे 2020 में CBI का नया अगर अपॉइंटमेंट चेयरमैन की हुई है तो वो कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अनुसूची मतलब शेड्यूल से पूछा गया आपको। 12 शेड्यूल्स हमारे हैं, 12 के 12 शेड्यूल्स आपने अनुसूचियों को अच्छे से पढ़ना है। 8 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 कौन थे, उसके बाद हमने 9th 10th 11th और 12th जो है हमने ऐड किया। अब कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज डालते हैं तो उसमें अमेंडमेंट हमें जरूर करना पड़ता है। तो अमेंडमेंट हमने जो किया है वो 9th हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला, 9th हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर हमने ऐड किया। 10th जो कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको हमने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 मतलब राजीव गांधी सरकार के टाइम पे किया। उसके बाद 11th शेड्यूल जो कि हमारी पंचायती राज की पावर्स की बात करता है, तो पंचायती राज जो है वो आप सभी को पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि नरसिम्हा राव की सरकार थी उसके टाइम पे आया। उसके बाद 12th हमारा म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है,
तो म्युनिसिपैलिटी की 18 पावर्स इसमें डिस्कस की गई हैं, तो ये होगा आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है ना, तो ये नोट डाउन करना है अपने साथ साथ में डिस्कस जो हम इसको कर रहे हैं। तो यहां पे आंसर क्या है, पूछ रहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी डिटेल्स। वो कौन सा शेड्यूल है जो कि हमारे देश की टेरिटरी के बारे में बात करता है सिंपल लैंग्वेज में। तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे 12 तक पढ़े होंगे। तो हमारा जो पहला है, फर्स्ट जो है वो हमारे देश की यूनियन की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन की टेरिटरीज, स्टेट की टेरिटरीज, इन सभी के बारे में बात करता है। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री को कट करना, उन सभी से रिलेटेड जो है वो आपको ये फर्स्ट शेड्यूल ही करता है। ठीक है ना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर्थ शेड्यूल जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फोर्थ शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। अभी तक समझ में आ गया होगा आप सभी को सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू सेफगार्ड द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये कह रहा है कि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन टू सेफगार्ड द स्टेट्स, स्टेट्स को बचाना है एक्सटर्नल एग्रेशन से, थ्रेट से, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जब हो जाती है। तो ये कौन से मतलब आपसे ये जो पूछा गया है, ये इमरजेंसी पावर्स जो हैं वहां से पूछा गया है। इमरजेंसी लगाने की पावर आप सभी को पता है प्रेसिडेंट के पास है, और 3 तरीकों से हमारे देश में इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। आर्टिकल 356, देन आर्टिकल 365 एंड देन आपके आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में जो है वो 3 बार लगी है। कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जो भी चीज पूछ रहा हूँ पूछनी है, आपने रिप्लाई करना है। हमेशा कमेंट सेक्शन को भर के रखा करो, जिसमें आपसे जो भी चीज पूछी जाती है वो आपने रिप्लाई करनी है कि 3 हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी है, तीनों के तीनों कब कब लगी ये आपने ईयर बताने। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारी वॉर पे लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगती है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन पे हमारी लगती है, और दूसरा हमारा है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जो है ये चेंज कर दिया था हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को, जिसपे इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके हमने आर्म्ड रिबेलियन जो है वो चेंज कर लिया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब चेंज किया गया। तो 356 के अंदर हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, जिसको आप एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और 360 जिसपे आप बोलते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक हमारे देश में नहीं लगी है। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी या फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगी, तो नन ऑफ दीज भी का एक ऑप्शन आता है, आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आंसर यहां पे क्या होगा। आंसर पूछ रहा है यहां पे आर्टिकल से क्वेश्चन है। देखो 352 तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 360 तो किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 किसकी बात करता है, किसकी बात करेगा, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल की सारी चीजें। तो एक ही ऑप्शन आप, अगर आपने इमरजेंसी प्रोविजन को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सारी चीज आराम से कर लेते हो। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि यार ये होता है, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा डीपली आपको यहाँ पे नॉलेज रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2016। ठीक है ना, इंडिया ने बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के ऊपर बोला था कि जो भगोड़े नहीं हो जाते, जैसे विजय माल्या है, मोदी जी हैं, मोदी जी दूसरे मोदी जी भाई, यहाँ पे अपना वो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को मत ले लेना। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, घपला करके क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद इनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, ये दूसरे देश में चले जाते हैं, और दूसरे देश में जाके दूसरे देश में से इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार ने बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड एक इनेक्ट किया था 2016 में। तो उन्होंने बोला कि किसकी रिपोर्ट थी वो, इट इज बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट, उर्जित पटेल कमेटी, एमवी कमात कमेटी, हसमुख अध्यय कमेटी, या फिर टीके विश्वनाथ कमेटी। कौन सी कमेटी थी जिसके तहत पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो लाया गया, ताकि जो देश का पैसा लेके भाग जाते हैं, वापस नहीं करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हजार करोड़ रुपया बैंक से निकलवा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जब उनका दिवालिया निकल जाता है तो चले जाते हैं, और लोगों का पैसा, सरकार का पैसा वापस बैंक को नहीं करते, जिससे देश के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो आंसर होगा आपका टीके विश्वनाथन कमेटी। देखो यहां पे हमेशा ध्यान में रखना है आपने कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके डायरेक्ट आंसर बनेंगे, उनके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। लेकिन अब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 2020 में ही स्टार्ट हो गए थे। एनटी का पेपर भी आपने देखा होगा, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिले, मैच द फॉलोइंग मिले, असर्शन वाले क्वेश्चन मिले। तो हाल सी बात है कि आपको आगे अलाइड में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
बट यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके थे पहले, इसी तरह आपकी जो कट ऑफ थी ना वो कम से कम 87 पॉइंट कुछ समथिंग जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की, बहुत कम गई थी, 50% से नीचे आपकी कट ऑफ जो है वो गई थी, इसीलिए गई थी कि बच्चे अनएक्सपेक्टेड लेके गए थे। अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम बोलते हैं एनसीबीसी बिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो बिल है, इसके बारे में कई बार मैं लाइव सेशंस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एनसीबीसी बिल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे विचार करें और कौन सी ट्रू है यहाँ पे पूछा, ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है, ये देखना। अब पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इट हैज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बिल्कुल सही है। 102 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि जो स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला था इसको, जो स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला था एनसीबीसी को, क्योंकि आप सभी को पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है, आर्टिकल 338 और आर्टिकल देखो आर्टिकल 338 में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल कास्ट के लिए मिलेगा, 338A में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए मिलेगा। तो ये डिमांड उठ रही थी कि भाई इनको भी दिया जाए, बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया जाए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है इनको भी दिया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला बिल्कुल। इट हैज रिप्लेस अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिप्लेस नहीं किया इसने, ठीक है ना, इसने रिप्लेस नहीं किया, और एक न्यू क्लॉज आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 338 पे, बिल्कुल सही था। तो यहां पे आंसर जो है वो आपका 1 और 3 जो है वो आंसर बनना था, ठीक है ना, इसने इसी को इंक्लूड जो है किया। चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड या कंसर्न्ड विद द रेगुलेटरी एंड इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सी कमेटी जो है संसद की वो समिति वे और नियमित और मित्य वित्तीय किससे संबंधित है। तो बताइए भाई, हमारी पार्लियामेंट का जो रेगुलेटरी और इकोनॉमिक का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर की इकोनॉमी और जो रेगुलेटरी होती है वो कौन सी कमेटी जो है वो देखती है। अब यहां पे आपको दो कंफ्यूजन होंगी, कमेटी ऑफ प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो होगा। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, और हमारे पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी इसको माना जाता है। कौन सी कमेटी? दैट इज योर एस्टिमेट्स कमेटी, जो कि सरकार के एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान रखती है, उसको एडवाइस भी कर सकती है कि कहाँ कहाँ पैसा लगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसमें सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको ये क्या करती है, एक बार एनालाइज जरूर करती है। अगर सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देता है, तो पार्लियामेंट सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाकर दे सकते हैं कि वो इसको एक बार देख सके। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमेशा चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से होगा, हमेशा अपोजिशन पार्टी से ही इनके चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। तो फॉलोइंग कमेटी पार्लियामेंट कंसर्न विद द रेगुलेटरी इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो आपने जो पैसा लगाया है सीएजी यही रिपोर्ट देता है, इन्हीं की रिपोर्ट देते हैं, तो उसी को रिवाइज कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आंसर क्या होगा आपका? पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द राइट आंसर। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज की जब बात करते हैं हम, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आप सभी को पता है आर्टिकल 312 में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आती हैं। सो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो आपकी आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। यहाँ पे एफ जो है ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, इसको बच्चे कई बार फॉरेन सर्विसेज कर देते हैं। तो 312 में हमारा क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में दिया है। तो इसको अबॉलिश करने की बात जो है वो किसने की थी? सरकारी कमीशन ने, राज्य मन्नार कमीशन ने, पुंची कमीशन ने, अशोक मेहता कमीशन। सरकारी कमीशन स्टेट और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर है, पुंची कमीशन भी रिलेटेड टू दैट। अशोक मेहता कमीशन दैट इज 1977 पंचायती राज से रिलेटेड है। तो राज मन्नार कमेटी यहाँ पे कमीशन जो है वो आपका आंसर यहाँ पे होगा। तो अगर आपने जितना ज्यादा पढ़ा होगा उतना आसानी हो जाती है आपको आंसर निकालने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है अटॉर्नी जनरल के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल आते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार के वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी आप केस करोगे या देश के बाहर कभी केस सरकार पे होता है तो यही सरकार की तरफ से लड़ते हैं। इनको चुनते प्रेसिडेंट है, इनको निकालते भी प्रेसिडेंट है, इनका कोई टेन्योर नहीं होता। ये सब देश की किसी भी अदालत में जाके बैठ सकते हैं, ये पार्लियामेंट में भी बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट की सिटिंग्स में बैठ सकते हैं, वहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं, बट ये कभी भी वोट नहीं कर सकते। ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं एक तरीके के, बट ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस while remaining on the post। तो पहली चीज हमारी बिल्कुल करेक्ट है। he is eligible to sit in the both the houses of parliament but he can't sit in the joint sitting। ये गलत है। वो पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में बैठ सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं और आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द अटॉर्नी जनरल टू रिजाइन फ्रॉम हिज हर पोस्ट व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड बाय हिम हर चेंजेस। बताइए क्या आंसर होगा। So it is mandatory for Attorney General to resign from his office when the government which appointed him has changes। अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो अटॉर्नी जनरल को भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट उसको कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से नया चुनती है, वो दैट इज अनदर थिंग। बट अगर सरकार बदले तो वो भी बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 सबसे सही आंसर यहां पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following act removed ban on the missionaries to preach Christianity and granting an annual grant of rupees 1 lakh for the education। निम्न में से किस अधिनियम ने मिशनरियों पर, जो मिशनरी जो अपने धर्म फैलाते थे, क्रिश्चियन मिशनरी से जो कि अपने धर्म को बढ़ावा देते थे इंडिया में, तो वो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने पर प्रतिबंध हटा दिया और रुपए का वार्षिक अनुदान दिया, जिसका शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया किस एक्ट के द्वारा। और क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में जाके क्रिश्चियनिटी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, ये कौन से एक्ट ने कहा था। और एजुकेशन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए, उस टाइम का 1 लाख रुपया जो है वो ग्रांट किया था, जो कि बहुत कम था उस टाइम पे। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 1813, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 1853 या चार्टर्ड एक्ट 1853। तो आंसर जो है वो आपका चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट में ये भी चीज ऐड हुई थी, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे इनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या था कि इंडिया में ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, बट इन्होंने बोला कि एक्सेप्ट क्या बोला इन्होंने कि टी का ट्रेड होगा या फिर चाइना का जब ट्रेड होगा तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये ट्रेड कर सकती है टी और चाइना के। बाद में जाके 1833 में ये राइट्स भी जो है वो छीन लिए गए। अब कंपनी टोटली जो है वो 1833 में क्या कर दी गई, ओपन कर दी गई। कंपनी को कोई स्पेशल पावर्स नहीं दी गई, ट्रेड अब चाहे सभी के सभी ब्रिटिश मर्चेंट जो है वो यहाँ पे आके ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के ये जो क्वेश्चन है और ये सेशन जो है वो सही लगा होगा। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन करंट में इन्होंने ऐड किए थे। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, देखो कभी कभार क्या होता है ऊपर नीचे चीजें हो जाती है तो आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि आप रिप्लाई भी करते हो, वो बहुत बढ़िया चीज है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एचपी स्टडीज का। आप इंस्टाग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी कोर्स अगर आपने बाय करना है, उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप 7814846248 पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं एचपी सब इंस्पेक्टर का, वो इस नंबर पे कर दीजिए या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये आपको वहां पे कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। वहां पे आप सिंपल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको जो इसकी जो फीस है वो 3000 रुपीज़ है, जिसमें आपको अभी 7500 का कोर्स जो है ये आपको 3000 मिल रहा है। 60% ऑफ जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द हमें कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।